चलिए आज एक ऐसा टॉपिक आपके बीच में लेकर आए हैं जो स्टूडेंट के साथ साथ सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक है रिपब्लिक। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि रिपब्लिक आखिर हम कह किसे रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है पोस्टर्स में भी लोग या फिर कोई मिनिस्टर साहब कोई एमएलए साहब कह देते हैं रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को रिपब्लिक और रिपब्लिक को इंडिपेंडेंस कह देते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये टॉपिक है जिसमें आपकी मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज एक ये नए वीडियो के साथ आपके बीच आया हूँ। और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें। अगर ये कंफ्यूजन है स्टूडेंट को भी तो उनकी दूर हो जाएगी, और जो आम आदमी है जिनका मतलब एक तरह से सोसाइटी से सरोकार होता है, उनका आजकल कोई एग्ज़ाम देने का मतलब नहीं है, तो उनके लिए भी एक ये वीडियो है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा अभी आपको, और क्या आपके कन्फ्यूजन दूर हुए या नहीं हुए। ऐसा सब कुछ इसमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ ये जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये स्लाइड ये बात कह रही है कि 3 डेट हैं हमारे पास। एक है 15 अगस्त 1947 और दूसरी है 26 नवंबर 1949 1949 और तीसरी है 26 जन 1950। इसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशंस डे कहते हैं और इसे रिपब्लिक डे कहते हैं। ये क्यों क्यों कहते हैं, ये डेट ऐसी आखिर क्यों रखी गई हैं, ये डेट क्यों रखी गई है, ऐसा क्या प्रोविजन था। अंग्रेज अगर जा ही रहे थे तो वो पहले भी जा सकते थे, प्लासी के बाद भी जा सकते थे, बक्सर के बाद भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ तक आते आते और फिर उन्होंने ये डेट फिक्स की, तो कोई तो रीजन रहा होगा इसके पीछे। और हमने जो डेट मानी है वो मानी है ये। तो इसमें जो रिपब्लिक है, एक तो इसे डिफाइन करना है। अब इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा, अभी इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वीडियो के लास्ट में आके इन सारी चीज़ों का, सारी डेट्स का लेना देना होगा। आपको दिखेगा कि हाँ ये बात यहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कितने तरह की कंट्री होती हैं। कंट्री कितने तरह की होती है ये आप देखेंगे, कंट्री कितने तरह की होती है। ठीक, एक कंट्री होती है कॉलोनी। इसे कंट्री तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक ज्योग्राफिकल एरिया तो होता ही है और पॉपुलेशंस भी होती है। लेकिन यहाँ क्या नहीं होती है, सॉवर्जेनिटी नहीं होती है। उसका भी मतलब समझेंगे क्या है ये। दूसरा है प्रोटेक्टरेट और तीसरा होता है डोमिनियन और चौथा होता है सॉवर्जेनिटी या सॉवर्जन स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं और बताता हूं मैं कि कॉलोनी किसे कहते हैं। देखिए एक्चुअल में कॉलोनी जो होती है 1947 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे, कॉलोनी थे। अब कॉलोनी की डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है। एक्चुअल में जो यहाँ मान लीजिए एक S1 राज्य है, ये मान लीजिए क्राउन था या ब्रिटेन था। ठीक, दूसरा है हमारे पास S2, ऐसे मान लेते हैं। S2 का S1 का S2 पर क्या क्या राइट है, सारे राइट हैं। एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है,
वो S1 के पास है, किसकी? H2 की। किसकी भला? H2 की। किसके पास है? S1 के पास है। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है? S1 के पास है, किसकी? H2 की। जुडिशरी पावर थर्ड किसके पास है? S1 के पास है। यानी कि ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट किसके ऊपर है? S1 के ऊपर है। S2 डिपेंडेंट किसका है? S1 का। सारे काम कौन करेंगे? ये करेंगे। मतलब S2 के पास, S2 की जो पॉपुलेशन है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो किसके पास है? उसके सारे राइट किसके पास है? S1 के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब 15 अगस्त से पहले हम जो क्यों थे, एक कॉलोनी थे, डिपेंडेंट देश थे। किसके? ब्रिटेन के। और डिपेंडेंट का मतलब होता है कि हमारे लोगों पर, हमारे भूभाग पर, हमारे ज्योग्राफिकल एरिया पर किसका एकाधिकार था? किसकी मोनोपोली थी? ब्रिटिश की मोनोपोली थी। हमारा अपना कोई राइट यहाँ नहीं था, हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ठीक। तो S1 और S2 क्या है? S2 वो कंट्री है जिसके ऊपर क्या कर रहा है? राज किया जा रहा है, जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है, जिसके ऊपर रूलिंग की जा रही है। वो कौन है? वो है S2। इसका मतलब S2 जो है क्या है? कॉलोनी है। और हम भी क्या थे? यहां तक एकमात्र कॉलोनी थे। मतलब डिपेंडेंस थे हम किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन हमारे ऊपर क्या कर रहा था? पूरी रेगुलेशंस कर रहा था, पूरे रूल्स कर रहा था। पूरी रूलिंग गवर्नमेंट कौन थी? वो हमारे पास थी, ब्रिटिश, यानी कि S1। आप यहां तक पहले मेरी बात समझे? तो इसका मतलब यहां हमारे पास कोई राइट नहीं था। आप यहां तक मेरी बात समझ गए या नहीं समझे, ये बात आप समझिए। चलिए प्रोटेक्टरेट की बात करते हैं। ये बात आप समझ गए? सारे राइट किसके पास थे? आज सारे राइट किसके पास है? हमारे पास है। एग्जीक्यूटिव भी हमारी है, लेजिस्लेटिव भी हमारी है, और जुडिशरी भी हमारी है। और हम अपने लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं किसके जरिए? पॉलिसी के जरिए। पॉलिसी को एग्जीक्यूशंस दे रहे हैं, उनसे होने वाले डिस्प्यूट पर डिसीजन भी दे रहे हैं। पहले ये काम किसका था? ये काम था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के क्राउन का, ब्रिटिश की गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। चलिए प्रोटेक्टरेट कहते हैं। प्रोटेक्टरेट जो है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहला, जो यहां S1 है वो इक्वल टू S2 नहीं है। S1 इक्वल टू S2 नहीं है। कैसे नहीं है? सुनिए, यहां S1 जो है S2 पर क्या है? S2 क्या है? प्रोटेक्ट स्टेट है, मतलब प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे आप पहली बार देखेंगे उसका जो डिफेंस एरिया है, डिफेंस सिस्टम है, या डिफेंस वाला जो सब्जेक्ट है, वो S1 के पास है S2 का। दूसरा, उसके पास एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर भी किसके पास होंगे? वो किसके होंगे? S1 के पास होंगे। किसके पास होंगे? S1 के पास होंगे। S2 बाकी में मामले में बिल्कुल आजाद है। आप मेरी बात समझिए, S2 क्या है? इन दो सब्जेक्टों को छोड़कर बाकी में क्या है? वो डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस है भाई, किस मामलों को छोड़कर? इन दो मामलों को छोड़कर। दैट कॉल्ड प्रोटेक्टरेट। क्या कहते हैं ऐसी कंट्री को? प्रोटेक्टरेट। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा सिक्किम था 1975 से पहले कैसा था? हमारे पास प्रोटेक्टरेट था। उसके दो सब्जेक्ट हम रेगुलेट कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर S2 पर कोई एक्सटर्नल वॉर होता है या अटैक होता है, एक्सटर्नल क्या होता है? अटैक होता है, तो S2 उसकी रक्षा करेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? S1 की जिम्मेदारी है। S2 पे अगर कोई अटैक होता है तो S1 की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। उसे अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी, मतलब S2 के पास आर्मी नहीं है। ठीक। दूसरा, अगर कोई S2 किसी तीसरी कंट्री से, मान लिया S3 से, अगर वो कोई रिलेशन
मेंटेन करना चाहता है, विदेशी संबंध मेंटेन करना चाहता है, तो इसकी अनुमति भी S1 देगा, तब होगा। S2 S3 से सीधा नहीं मिलेगा, S2 S3 से सीधा नहीं मिलेगा। किसके जरिए मिलेगा? S1 के जरिए मिलेगा, क्योंकि S1 के पास उसके क्या है, एक्सटर्नल अफेयर पर लॉ बनाने की या कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस आदमी की है। S1 की जिम्मेदारी है। S1 अब सीधा इससे मिलेगा, और S2 के लिए जो भी इसके रिलेशंस बनेंगे, पैक्ट होंगे, वो किसके लिए होंगे? S2 के लिए होंगे। लेकिन इसमें काम कौन करेगा? S1 काम करेगा। क्या मैं अपनी ये बात आपको समझा पाया? आपको ये मेरी बात समझ में आ गई पूरी तरीके से कि यहाँ जो प्रोटेक्टरेट है क्या है? कहीं ना कहीं सिक्किम भी हमारा प्रोटेक्टरेट रहा है। उसके दो मामलों को हम 1975 तक देखते रहे, उसके बाद हमने इसे सीधा क्या कर लिया? विलय कर लिया। ठीक। और इसके सारे राइट अब कैसे हो गए? जैसे और स्टेटों के राइट है, वैसे ही सिक्किम के भी हमारे यहाँ वैसे ही राइट है। आर्टिकल 1 में इसे हमने इंक्लूड कर लिया गया है, और हमने ये क्या बना दिया? अपनी टेरिटरी बन गई हमारी। अब क्या बन गई है? हमारी टेरिटरी बन गई। इसके अब सारे रिलेशंस हम मेंटेन करते हैं, और ये भी एक अदर स्टेट की तरह, जैसे अरुणाचल प्रदेश है उस तरीके से काम ये कर रहा है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक जैसे सारे स्टेट काम कर रहे हैं, वैसे ही सिक्किम आज काम कर रहा है। लेकिन 1975 से पहले वो हमारा क्या था? प्रोटेक्टरेट था। उसके दो मामलों को हम देख रहे थे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? प्रोटेक्टरेट किसे कह रहे हैं हम? तो इंडिया कभी भी किसी का प्रोटेक्टरेट नहीं रहा, बेशक डिपेंडेंट रहा है, कॉलोनी रहा है। किसका? ब्रिटेन का। मैं मान लूं मेरी बात समझ में आ रही है, मैं मान लेता हूं, है नहीं? चलिए, अब जो डोमिनियन है, इसमें आप बात समझिए। डोमिनियन जो है, डोमिनियन को समझिए अब आप। एस मतलब आप सेकंड पॉइंट इसका समझ गए प्रोटेक्टरेट का। प्रोटेक्टरेट में बाकी मामलों में वो आजाद है, बाकी मामलों में वो फ्री है, बाकी मामलों में वो डिपेंडेंट है। बस दो मामलों को छोड़कर, कौन कौन सो को? एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस को छोड़कर बाकी वो क्या है? फ्री है, बिल्कुल। क्या है? वो फ्री। अब देखते हैं डोमिनियन, देखते हैं हम। लिखा है ना डोमिनियन। देखिए, यहां भी S1 और S2 मैंने लिख रखे हैं। यहां भी S1 इक्वल टू S2 नहीं है, S1 इक्वल टू S2 नहीं है। यहां भी कुछ चीजें हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के कुछ लोग लास्ट में जब थक गए थे तो कहने लगे थे, अरे भाई साहब डोमिनियन ही दे दो, कम से कम कुछ तो दे दो, डोमिनियन ही दे दो। तो आपने देखा होगा कि डोमिनियन, पहले समझिए ये क्या है। डोमिनियन में सिर्फ एक मामला कि इसका जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट का मतलब वहां का जो राजा होगा, मान लीजिए क्राउन हेड ऑफ स्टेट है नहीं है यूके का। हेड ऑफ स्टेट हमारा यानी कि S2 का क्या होगा? हेड ऑफ स्टेट माना जाएगा। बस क्या माना जाएगा? हेड ऑफ स्टेट माना जाएगा। बाकी सारे मामलों में क्या क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। इनके ऊपर कोई किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होगी, बाउंडेशन बिल्कुल नहीं होगी। बाउंडेशन सिर्फ क्या होगी कि वो जो वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो कौन होगा? क्राउन होगा। अब आप ऐसा समझिए मेरी बात को। मान लीजिए S1 इक्वल टू S2 नहीं है अभी भी। यहाँ S1 सिर्फ नाम मात्र के लिए नॉमिनल हेड होगा। सारे कामों में S2 बिल्कुल फ्री होगा, फ्रीडम होगी उसके पास, पूरी फ्रीडम होगी, वो कुछ भी करे। लेकिन कैसा? ऑन डॉक्यूमेंट्स वो एक राजा को मानेगा, अधिपत्य मानेगा राजा का अधिपत्य बोलते हैं इसे। ठीक, राजा का डोमिनेंस बोलेंगे। लेकिन इसलिए क्या है कि S2 जो है बाकी सारे मामलों में बिल्कुल फ्री है। S1 का सिर्फ इतना उस पर अधिकार है कि वो अपने नाम, हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? S1 होगा। बस डोमिनियन का मतलब समझ गए। S1 क्या होगा? डोमिनियन करेगा किस पर? S2 पर। किस मामले में? सिर्फ एक नॉमिनल हेड के मामले में, एक राजा के मामले में
वो उसे अपनी बात मनवाएगा और वो मनवाता रहेगा। ठीक, तो आपने देखा होगा कि 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया साफ साफ कि भाई साहब हम डोमिनियन क्यों लें, हमारा तो राजा भी, हमारा तो प्रेसिडेंट भी अपना होगा, हम आपके राजा को अपना राजा क्यों मान लें। इसलिए उन्होंने कहा सेल्फ रूल्स चाहिए, मुझे कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए। हम नहीं चाहते किसी को अब अपना राजा मानना, हमारे पास वो सारी चीजें हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। हाँ भाई, बात समझ में आई है? बिल्कुल बात समझ में आई है कि डोमिनियन किसे कह रहे हैं। डोमिनियन में S1 = S2 तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि S1 जो है S2 के बराबर में, S2 बराबर आजाद है, लेकिन एक मामले को छोड़कर वो सारे काम किसके नाम से करेगा, क्राउन के नाम से करेगा। इसलिए हमने तो इसे नेग्लेक्ट कर दिया और हम इसे कभी नहीं लेंगे। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? बिल्कुल यही सच है, डोमिनियन हम नहीं रहे कभी भी। ठीक, अब जो है ये सॉवर्जिनिटी या सॉवर्जिन स्टेट, ये क्या है? इसमें आप देखेंगे सॉवर्जिन किसे कहते हैं, सॉवर्जिनिटी। यहां 4 टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। पहली, आपको डोमिनियन समझ में आया? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, सॉवर्जिनिटी या सॉवर्जन। ठीक, सॉवर्जन किसे कह रहे हैं ये बात देखिए। इसमें 4 पॉइंट होते हैं बेटा। पहला पॉइंट, इसका जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। कैसे होगा? हेड ऑफ स्टेट कैसे होगा? इलेक्टेड होगा। बात समझ लीजिएगा, हेरिडिटी नहीं होगी, वंशानुगत नहीं होगा, किसी परिवार का नहीं होगा, किसी खानदान का नहीं होगा। कौन होगा? कोई भी हो सकता है, एक आम आदमी भी हो सकता है जो सीधा इलेक्शन के जरिए जीत के अगर आ जाए तो कोई इशू नहीं है, वो हेड ऑफ स्टेट होगा। दूसरा, नो प्रिविलेज, नो प्रिविलेज क्लास, कोई प्रिविलेज नहीं होगा किसी क्लास को। इस पर सवाल करेंगे लास्ट में आकर। अगर आप आज ब्रिटेन को देखा जाए, यूके को देखा जाए, तो उसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और जो हेड ऑफ स्टेट है, क्राउन है, वो किसी परिवार का ही तो है। वो अपने आप को रिपब्लिक नहीं कह सकता, समझिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए इसमें? यानी कि टोटल बात यह है कि तीसरा पॉइंट है इसमें, पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल, पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल। ठीक, वो भी किसी को, किसी के परिवार के लिए, किसी खानदान के लिए रिजर्व नहीं रखे जाएंगे। आप हमारी बात यहां तक समझ गए? ठीक, अब जो सॉवर्जिनिटी है, इसमें आपको एक बात और समझनी है कि यहां S1 = S2 है। S1 = S2 है। क्या है भाई? S1 = S1 = S2 है। मतलब बात समझिए, यहां S2 कोई फैसले नहीं ले पा रहा था। कौन फैसले ले रहा था? S1 ले रहा था। यहां S2 सारे फैसले ले रहा था, लेकिन सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। यहां S1 S2 पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है? सिर्फ एक मामले को छोड़कर कि जो क्राउन होगा
वो उसके राजा को हमें अपना राजा मानना पड़ेगा। और सॉवर्जिनिटी का मतलब होता है कि यहाँ S1 इज इक्वल टू S2 है। मैंने आपको बताया यहाँ S1 बराबर नॉट इक्वल टू S2, ये भी S1 नॉट इक्वल टू S2, ये भी S1 नॉट इक्वल टू S2। लेकिन यहाँ के क्या है, S1 इक्वल टू S2 है, यानी कि अब सॉवर्जिन जो स्टेट है उसके पास ये पावर है कि वो हर मामले को अपने फैसले इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों मामलों में बिल्कुल कैसा है, इंडिपेंडेंट है। वो किसी के पराधीन नहीं है, वो किसी की बात माने नहीं माने ये डिपेंड उसके ऊपर करता है। वो जो भी फैसले लेगा वो अपने लिए लेगा, किसी और के लिए फैसले नहीं लिए जाएंगे, मतलब किसी के दबाव में कोई फैसले नहीं लिए जाएंगे। क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? S1 S2 से लेकर हमने जो 4 स्टेट, कॉलोनी, प्रोटेक्टरेट और क्या है डोमिनियन और क्या है सॉवर्जिन, इनके लिए जो हमने किया है वो क्या किया है, S1 इज इक्वल टू S2 कर दिया। आज इंडिया क्या है, क्या है, सॉवर्जिन है, सॉवर्जिनिटी स्टेट है। क्या है वो, क्या करता है वो, अब किसी के दबाव में कोई फैसले नहीं लेता। अभी आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि जो यूएसए के ट्रम्प साहब हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप रसिया से क्यों क्रूड ऑयल ले रहे हैं, रसिया से क्यों क्रूड ऑयल ले रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। तो ये उन्होंने कहा ये हमारा अपना फैसला है। अब हम क्या नहीं है, प्रोटेक्टरेट नहीं है, हम कॉलोनी नहीं है और हम डोमिनियन भी नहीं है। कैसे हैं हम, सॉवर्जिन हैं। मतलब ये फैसले हमारे अपने हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं ये हम अपनी जनता के लिए लेते हैं। आप कौन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले। क्या मेरे अपनी बात को समझा पाया आप? इस पूरी स्लाइड में क्या समझे अभी तक? पूरी स्लाइड में आप जो समझे मेरे ख्याल से वो ये समझे कि यहाँ मैंने S1 को इक्वल कर दिया, किसके, S2 के कर दिया। और S2 को इक्वल करने का मतलब मेरा आप समझ गए कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा है, कि अब हम क्या हो गए हैं, सॉवर्जिन हो गए हैं। अब हम किसी के दबाव में कोई फैसले नहीं लेते हैं, अब हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, हम किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब देखिए ये 3-4 डेट हैं जो आपको याद रखनी है। इससे पहले हम क्या थे, इस डेट से पहले क्या थे हम, इस डेट से पहले क्या थे, हम कॉलोनी थे, डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर, ब्रिटेन के, ब्रिटिश के, थे या नहीं, बिल्कुल थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, दूसरी इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये किसने पास करा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास तो पार्लियामेंट थी नहीं, है नहीं। दूसरा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, नवंबर से स्टार्ट हो गया था, याद है आपको, नवंबर 1946 से स्टार्ट हो गया था। ठीक, दिसंबर को पहली बैठक हो गई थी। ठीक, यहां संविधान पूरी तरीके से बन गया है। ठीक, यहां से हमने इम्प्लीमेंटेशन देने की बात की गई है, किसकी बात की गई है, इम्प्लीमेंटेशन की। संविधान बन गया है, इसलिए हमने इसे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसका कोई मतलब है, ये डेट है अगर मैंने स्लाइड में डाली है तो इनका कोई मतलब है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उससे पहले क्या थे, डिपेंडेंसी थी, कॉलोनी थे, किसके, ब्रिटेन के। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास करा होगा या नहीं करा होगा, इन्होंने 18 जुलाई 1946 को, नहीं 47 को ही ये पास हुआ, 18 जुलाई 1947 को ये एक्ट पास हुआ।
और आप ये जानते हो जब कोई एक्ट पास होता है तो कैसे होता है? एक तो उसके पास हाउस ऑफ कॉमन है, ब्रिटेन के क्या है, हाउस ऑफ कॉमन है जो वहां की लोकसभा है, और एक क्या है, HOL, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। दोनों हाउस ने पास करा होगा तो फिर कहाँ गया होगा? क्राउन के पास गया होगा। किसके लिए? साइन करने के लिए। तो क्राउन ने इस पे साइन कब करे? ये कई बार पीटी में पूछा जाता है। 1947 को, 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? इस पर वहां के क्राउन ने साइन कर दिए। और इस एक्ट में ये प्रोविजन था, समझिए बाप, इस एक्ट में ये प्रोविजन था कि हम इस दिन, किस दिन? इस दिन, कौन से दिन? अगस्त 15 अगस्त 1947 को भारत को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? इंडिपेंडेंस कर देंगे। यानी कि 15 अगस्त के बाद हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है किसी तरह का, हम कंप्लीटली यहां से छोड़ के चले जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? नहीं, आप मेरी बात समझे कि इसलिए क्या हुआ, यहीं से हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी शुरू करी और बनाएंगे हम उसे, है नहीं? तो अभी तक आप मेरी बात क्या समझे? इसका मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन है, समझे? ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है यहां से। हाँ भाई, आगे चले। चलिए अब देखिए, इन पर ध्यान रखिएगा आप। कब से? बिल्कुल एंड हो जाएगा, ठीक? अब आप जानते नहीं वायसराय, सुने आपने? नहीं, वायसराय, गवर्नर जनरल, ये गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर जनरल है, ठीक? ये डोमिनियन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। इतने से आप समझिए। हमने कहा कि यहां के बाद हम बिल्कुल यहां से चले जाएंगे, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये प्रोविजन था। चार चीजें उसकी समझनी है आपको, ठीक? ये चले जाएंगे, यहां के बाद इंडिया बिल्कुल क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस हो जाएगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। वायसराय एक्चुअल में क्या है, मेरी बात समझिए। वायसराय वहां के क्राउन का भेजा गया एक एजेंट है, जो इंडिया में उसे वायसराय भी कहा, एक ही समय में वायसराय भी कहा गया और गवर्नर जनरल भी कहा गया। आप हमारी पूरी बात समझ लीजिए, हम जो बोल रहे हैं, ये सीधा एजेंट था क्राउन का। इसे कौन भेज रहा था? ब्रिटेन का क्राउन भेज रहा था। किसकी रिकमेंडेशन पर भेज रहा था? वहां की कैबिनेट की, कैबिनेट की रिकमेंडेशंस पे ये आ रहा था, और यहां आके ये दोनों काम कर रहा था, वायसराय का भी और गवर्नर जनरल का भी। किसका? वायसराय का भी और गवर्नर जनरल का भी सेम काम कर रहा था। तो इस डेट के बाद इसको तो बिल्कुल खत्म कर दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में वायसराय की पोस्ट को 0 कर दिया गया। और जो ये गवर्नर जनरल है, जो कि मामला ट्रांजिशनल फेज था, अचानक में छोड़ कर चले जाना दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने सोचा कि भाई जो गवर्नर जनरल है आएगा ये वहीं से, कहां से?
क्राउन से आएगा, ब्रिटेन ही भेजेगी। लेकिन इसमें जो रिकमेंडेशन होगी, अब ये किसके कहने पाएगा? इंडियन कैबिनेट की। और इंडियन कैबिनेट में आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे। 1946 में बना दी थी हमने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां से बन रही थी हमारी? 1946 में बन गई थी। तो उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वहां का क्राउन अभी गवर्नर जनरल को अपॉइंट तो करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन कहां की होगी? इसकी नहीं होगी, यूके के कैबिनेट की नहीं होगी, इंडियन के कैबिनेट की होगी। यानी कि जो हम कहेंगे क्राउन उसको यहाँ गवर्नर जनरल बना के भेजेगा, वायसराय जैसी कोई चीज नहीं होगी। अब कौन भेजेगा? क्राउन ही भेजेगा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर? इंडियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर। उसके कहने पर नहीं चलेंगे हम, हमारे कहने से। ठीक, तो क्या करेगा वो? किसकी एडवाइस पे होगा? कैबिनेट की। अभी तक ये जो आ रहा था किसकी रिकमेंडेशन पा रहा था? वहां की कैबिनेट की। ठीक, डोमिनियन इसमें लिखा हुआ था कि 2 डोमिनियन बनेंगे। एक का नाम क्या होगा? एक का नाम क्या होगा? 2 डोमिनियन होंगे। एक इंडिया होगा और एक पाकिस्तान होगा। ये बात भी इसमें लिखी हुई थी। डोमिनियन कितने होंगे? 2 होंगे। डोमिनियन क्यों कह रहे हो भाई आप? क्योंकि आपको पता है कि इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद, किसके बाद? 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने कहा कि जो गवर्नर जनरल है वो किसकी रिकमेंडेशन पा रहा? इंडिया की रिकमेंडेशन पा रहा। कौन कर भेज रहा है? क्राउन भेज रहा है। तो अभी ये 2-3 साल हैं गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक, इसलिए डोमिनियन कहा गया कि अभी राजा कर रहा है पूरे काम। ठीक, कहाँ का क्राउन कर रहा है? यूके का। तो कितने बनेंगे? इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे। आई हमारी बात समझ में? ये बात कहाँ लिखी थी? ये लिखी थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। ठीक, बोले भाई अब जब तक, अब चूंकि ब्रिटेन का इसके जब से ये बना है, जब से ये बना है उसके बाद से ब्रिटेन की कोई भी पार्लियामेंट इसके इंडिया के लिए कानून बना नहीं सकती थी। तो भाई अब क्या करना है? सरकार किससे चलेगी इतने दिन? अभी तो संविधान बनाने में लगभग 3 साल लग रहे हैं। 1946 से 49 तक बनाए, लगभग 3 वर्ष लगे। तो तब तक देश कैसे चले? तो कहा भाई देखिए ये इससे चलेगा। तो आपने देखा होगा आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 50% भाग, 50% आर्टिकल कहां से लिए गए हैं? 1935 इंडियन गवर्नमेंटल एक्ट जो है 1935 के एक्ट से रेगुलेट हो रहा है। किससे हो रहा है? इससे रेगुलेट हो रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे गवर्नर जनरल, स्टेट लेजिस्लेचर बिल कैसे कैसे उन्हें साइन करने, किस पे साइन करने, कब साइन करने, वीटो पावर कहीं ना कहीं क्या है? 1935 के एक्ट का एक क्या है? ड्राफ्टिंग है या नहीं है? बिल्कुल है। और जब ये है तो क्या किया जाएगा? तब तक, कब तक? जब तक खुद का संविधान ना बन जाए। और संविधान सभा जो उसकी संसद होगी, तो एक्चुअल में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे ही हमने क्या मान लिया? पार्लियामेंट मान लिया। और जो हमारी कैबिनेट थी वो क्या थी? अंतरिम गवर्नमेंट थी। और वही हमारी अंतरिम पार्लियामेंट थी। आप हमारी बात समझिए। ठीक, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का संविधान और लास्ट में बना तो 1946 तक डोमिनियन रहा। हम डोमिनियन नहीं रहे। कितने दिन रहे? 2-3 साल जरूर रहे हम, समझे? डोमिनियन क्या रहे? ये 1956 तक पाकिस्तान डोमिनियन रहा है, क्योंकि इसका संविधान बनने में और भी ज्यादा समय लगा। हमें तो बहुत जल्दी कर लिया हम लोगों ने तो। ठीक, अब देखिए इसमें ही ये प्रोविजन था कि एक क्या बनेगी? कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली बनेगी जो देश का संविधान रेडी करेगी। क्या करेगी? रेडी करेगी। जब तक ये रेडी नहीं होता है तब तक इससे हम चलेंगे, ठीक है। और यहाँ जो अंतरिम कैबिनेट थी उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। और यहाँ से हम बिल्कुल, ये वायसराय अलग हो गया और ये जो है हमारा एंड ऑफ ब्रिटिश रूल पूरी तरीके से हो गया। हाँ भाई, आ गई बात समझ में? क्या मैं थोड़ा बहुत आगे चलूं? चलिए नेक्स्ट। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस दिख रहा है भाई? कब तैयार हो गया? यहाँ तैयार हो गया। इम्प्लीमेंटेशन देने की बात आती है तो कहाँ कर रहे हैं हम? यहाँ कर रहे हैं। बचे? अब आपको थोड़ी देर चलना पड़ेगा हिस्ट्री में। अब देखिए, एक यूएसए की बात बता रहे हैं हम आपको। 1775 से और 1783 तक एक वॉर हुआ है। एक्चुअल में यूएसए के ये 13 कंट्रीज थे जिन लोगों ने ये बात कह दी कि हम 4 जुलाई को, कौन सी जुलाई को? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को 1776 से अपने आपे को बिल्कुल आजाद घोषित करते हैं। किससे? हम कोई कॉलोनी नहीं है। किसके? यूके के। यूके की कॉलोनी था नहीं, ये भी डिपेंडेंट था, ठीक। इन लोगों ने ये बात कह दी और आप देखेंगे कि इसके बीच में एक संधि हुई है, इसे कहते हैं पेरिस ट्रीटी। क्या होती है? पेरिस ट्रीटी। मतलब फ्रांस इसके बीच में आया, उन्हें ट्रीटी कराई। और ये बात है सितंबर 1786 की, नहीं रुको, 4 3 7 6 की, 1776 की आजादी यहाँ मिली, समझौता यहाँ हुआ है। और यूके ने कह दी कि ठीक है भैया आप आजाद हो जाओ, हमें कोई आपसे लेना देना नहीं। आज भी अमेरिका के ये 13-14 कंट्रीज 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। कितने जुलाई को? 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक। और आजादी कब मिली है इन्हें? अभी कम से कम 7 सालों के बाद। 83 मिलेगी ना आजादी तो, ठीक। चलिए, तो अब इसको मतलब समझिए कि जब संविधान तैयार हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कुछ फ्यू प्रोविजन हमने तुरंत स्टेट लागू कर दिए, तो बोले पूरे संविधान को लागू क्यों नहीं करा हमने? तो सवाल यही था कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक 1929 में लाहौर सेशन में क्या हुआ, ये बात है 31 दिसंबर की। आपको पता है नहीं, कांग्रेस के जब भी सेशन में वो कब हुए? 31 दिसंबर ऑफ लास्ट डे में हुए, ईयर के लास्ट डे में हुए। देखेंगे मैक्सिमम 1-2 एक्सेप्शन जरूर है उसमें, बाकी क्या है यही हुए। तो इन्होंने किस बात की बात करी थी कि भाई हमें चाहिए कंप्लीट सेल्फ रूल। क्या चाहिए हमें? कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए हमें। इन्होंने क्या बात कही थी कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए। और इन्होंने यहाँ डेट फिक्स की थी 26 जन 1930 को
हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो ये बात तब से ही चली आ रही थी और ये बात आज तक भी मानी गई। इसलिए जो संविधान लागू हुआ वो कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हर वर्ष हम इसे मनाते आ रहे हैं आजादी के रूप में। तो रिपब्लिक हम किस दिन हो रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम कहा अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे। कितने दिन? लगभग 1.5 महीना, हाँ एक नहीं 2 महीने, 2 महीने वेट करेंगे, है नहीं? 2 महीने इन्होंने वेट किए और हमने अपने संविधान के कुछ आर्टिकल तुरंत लागू कर दिए ऑन स्पॉट। फ्यू प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 394, बताएंगे इसका क्या मतलब है। सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं, तो वो हमने 9 तक के, 5 से 9 तक के इम्प्लीमेंटेशन दी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक हम अंतरिम गवर्नमेंट पे काम कर रहे थे और अंतरिम गवर्नमेंट में लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक। अंतरिम हमारी पार्लियामेंट क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी। तो अब इनका इलेक्शन होना था, तभी तो हम पार्लियामेंट बनाएंगे और तभी देश जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसे इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तब हमें इलेक्शन होना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आर्टिकल 324 को भी इम्प्लीमेंटेशन दिया कि हमने निर्वाचन आयोग बनाया और वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोकसभा के सब क्या कराए? इलेक्शन कराए। इलेक्शन कराने के बाद कोई सरकार बनेगी, तब हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएंगे। तब तक अंतरिम प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? वो बताइए, बाबूजी रहे। कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। क्या मैं अपनी इन बातों को यहाँ तक समझा पाया? आप हमारी बात समझ गए कि एक्चुअल में 4 जुलाई को मानते हैं, ठीक। आज़ादी मिली है यहाँ जाके, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या मानते हैं? आज़ादी और बात सितंबर में मिली है। उसके बावजूद भी लोग आज भी अमेरिका में क्या करते हैं? 4 जुलाई को मानते हैं। चलिए, ये बात आपको दिख गई। 4 जुलाई हेड ऑफ स्टेट क्राउन, ठीक। ये 13 कंट्रीज है। अब देखिए भाई, आप हमारी बात समझिए। आर्टिकल जो है हमारे पास, ये प्रोविजन था इसमें आर्टिकल 395। अगर आज भी आप पढ़ेंगे तो वो उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। और इम्प्लीमेंटेशन में उसने ये बात कही है कि अगर भारत की पार्लियामेंट चाहे तब, क्या इंडिया की पार्लियामेंट चाहे तब क्या कर सकती है? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 को भी लैप्स कर सकती है। दूसरा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी लैप्स कर सकती है। समझ रहे हो? तो इसने सबसे पहले यही काम किया कि इन्हें हटा दिया गया और हम जो हैं, ये समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। रिपील हो गया कब से? 19, ये भी गया और ये भी गया। दोनों एक्ट गए किसके जरिए? इसके जरिए गए। आज भी अगर आप 395 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो इंडियन किसी भी एक्ट को, किसी भी कानून को, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास जो अभी कानून है या उससे पहले वाले कोई कानून है, किसी भी कानून को लैप्स कर सकती है, उससे अलग कर सकती है और हमारे उसके रिलेशन खत्म। अब वो हमारी कॉलोनी नहीं है, अब वो एक क्या है? इंडिपेंडेंस कंट्री है। वो चाहे कोई भी कानून पास कर दे, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले से कोई कानून था या आज तक का जो कानून है जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी इंक्लूड है, इसे भी वो क्या कर सकती है? डिलीट कर सकती है और इंडियन गवर्नमेंटल एक्ट को भी डिलीट कर सकती है। बाकी उसकी मर्जी है, क्योंकि वो आज के बाद क्या हो जाएगा?
सॉवर्जिन हो जाएगा, यानी कि सॉवर्जिनिटी उसके पास हो जाएगी, तो वो कुछ भी कानून ऐसा पास करे, उसकी खुद की मर्जी है, उसके ऊपर हमारा कोई दबाव या प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव या प्रेशर नहीं होगा। इसलिए ये बात मान ली गई। अब देखिए भाई, कुछ याद रख लीजिए इन चीजों को, हालांकि ये काम की नहीं है आपके लिए, लेकिन काम की हो सकती है पीटी के लिए, स्टूडेंट के लिए, आम आदमी के लिए शायद उतनी दिक्कत ना आए इसमें। देखिए, HOS का मतलब है हेड ऑफ स्टेट। कौन कौन रहे इंडिया में कब, 1947 से 1950 तक। तो ये यहाँ तक कौन रहे, लॉर्ड माउंटबेटन रहे, जो गवर्नर जनरल भी रहे इंडिया में। LM का मतलब है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। इसके बाद से लॉर्ड माउंटबेटन रहे गवर्नर जनरल, क्योंकि वायसराय की पोस्ट तो हमने खत्म कर दी थी। आप हमारी बात समझ रहे हो, 15 अगस्त को ही हमने क्या कर दी थी, ये खत्म हो गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि ये चीजें खत्म, वायसराय नहीं होगा, गवर्नर जनरल होगा, वो भी किसकी रिकमेंडेशन पाएगा, यहाँ की इंडियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पाएगा, जो सिफारिश करेगी कि सर इसे बना के भेजो, तो वही आएगा। क्राउन भेजेगा, लेकिन भेजेगा किसकी रिकमेंडेशन पे, इंडियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे भेजेगा, ठीक। यहाँ से 21 जून 1948 से 25 नवंबर 1950 तक कौन रहे, कौन रहे भाई, सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल रहे। कौन रहे, सी राजगोपालाचारी रहे। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई जगह पूछा गया है, खासकर प्रीलिम्स में और स्टेट में, ठीक। अब यहां से कौन रहे भाई, अभी तो एंट्री में रहेंगे ना, क्योंकि इनका तो जो हेड ऑफ स्टेट का हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ, कब हुआ है, 1952 में हुआ है, हुआ है नहीं। तो तब तक कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। कैसे रहे, अंतरिम प्रेसिडेंट रहे। क्योंकि देखिए, इनका इलेक्शन कराने के लिए क्या क्या चाहिएगा हमें, इनडायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं तो कहाँ कहाँ से होंगे, पहले तो हमारे क्या लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, LS के और किसके, राज्यों की विधानसभाओं के होने चाहिए नहीं। उसके बाद क्या बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा तभी तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। तो इसलिए तब तक ये क्या रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अंतरिम प्रेसिडेंट रहे और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे, 1952 में बनी गए, 1952 से 1957 तक रहे, और 7 से कब तक रहे, 62 तक रहे, 2 बार रहे, ठीक। वो अलग बात है कितनी बार रहे, लेकिन कोई अंतरिम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। और उनसे पहले थे सी राजगोपालाचारी, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ गए, HOS का मतलब है हाउस है, कौन है, हेड ऑफ स्टेट। अब देखते हैं भाई, थोड़ी थोड़ी बात है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आम आदमी को भी जरूरत पड़ती है और स्टूडेंट को भी जरूरत पड़ती है इसकी। देखिए, पहले तो इससे बात करते हैं रिपब्लिक किसे कह रहे हैं। तो रिपब्लिक जो है, रेस पब्लिका से एक लैटिन वर्ड है, वहां से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है गणराज्य। गणराज्य नहीं, गणराज्य, लोगों का राज्य। किसका, लोगों का राज्य। तो लोगों के राज्य में क्या मतलब, विद पब्लिक, ठीक, ना के प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैसी पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या, जो रिपब्लिक है वो लोगों का शासन है, किसी पर्सन का शासन नहीं है। अभी तक आप देख रहे हैं कि कैसे जो मोनार्की थी वो कैसी थी, एब्सोल्युटली मोनार्की, यूके में थी, कब तक, 1688 तक, क्योंकि वहां राजा बिल्कुल राजा था, उसके पास एब्सोल्युटली राइट थे, वो एग्जीक्यूटिव के काम भी कर रहा था, वो लेजिस्लेटिव के भी काम कर रहा था, और वो जुडिशरी के भी काम कर रहा था। उसके बाद जिसे कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशंस, रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशंस, उसके बाद से क्राउन को सिर्फ क्या माना है, एक नॉमिनल हेड माना है, यानी कि उसे सिर्फ क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई कि अब उसके पास पावर्स नहीं है, पावर्स किसके पास है? लोगों के पास है। इसलिए ब्रिटेन कभी अपने आप को रिपब्लिक नहीं कह सकता, क्योंकि वो रिपब्लिक नहीं है। आज भी हेरिडिटी के जरिए उसके क्राउन का क्या होता है? पोस्ट आती है और वो बैठते हैं। कब बैठते हैं? एक वंशानुगत परिवार से बैठते हैं। जब तक डेथ नहीं हो जाती वही बना रह जाता है। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या है इसका? पब्लिक से रिलेशन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कौन? स्टेट। स्टेट क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कहां से निकल के आया? रेस पब्लिका से निकल के आया है। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो मोनार्की क्या है वो आप समझिए, अभी अगली स्लाइड में मिलेगा। अभी पहले एक मिनट देख लेते हैं, अगली स्लाइड ही देखते हैं पहले, रुकिए। मोनार्की, हाँ देखिए पहले इसे समझिए अब आप, फिर उस स्लाइड को बाद में लेंगे। देखिए एब्सोल्युटली मोनार्की और मिक्स मोनार्की दोनों को समझिए आप। एब्सोल्युटली मोनार्की क्या है? एब्सोल्युटली मोनार्की होती है जहां राजा, किंग ऑब्लिक क्राउन के ही फैसले लागू होते हैं, के ही फैसले इंप्लीमेंटेशन होते हैं, और कोई फैसले इंप्लीमेंटेशन नहीं होते। जैसे आप देखेंगे 1688 से पहले ब्रिटेन जो था एब्सोल्युटली मोनार्की था, यानी कि यहाँ के किंग के पास या क्राउन के पास वो सारी पावर्स थी। ठीक, और प्रजा के पास कोई राइट नहीं था, लोगों के पास कोई राइट उस तरह का नहीं था। ठीक, अब आज की डेट में देखें तो कौन है? साउथ अरबिया कैसा है? एब्सोल्युटली मोनार्की है। नॉर्थ कोरिया कैसा है? किम जोंग उन के फैसले उसके ही फैसले, जनता का कोई फैसला नहीं है। जनता की डिमांड को कोई मायने नहीं रखती, उसे जो अच्छा लगता है वो करते हैं वो। एब्सोल्युटली मोनार्की है। और वेटिकन सिटी को भी कह सकते हैं आप, पोप क्या है? एब्सोल्युटली मोनार्की है। अब जो हम देखते हैं सेकंड फेज इसका, एक आपको देखने मिल जाती है कि मिक्स मोनार्की। मिक्स मोनार्की का मतलब होता है किंग भी होगा, उसमें क्राउन भी होगा, और पार्लियामेंट को, मतलब कुछ पावर्स सीधी लोगों को दे दी जाएगी और कुछ पावर किसके पास रहेगी? किंग के पास रहेगी, यानी कि क्राउन के पास रहेगी। ठीक, जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जॉर्डन और ओमान, दो कंट्री आज भी कैसी है? मिक्स मोनार्की है, कि वहाँ कुछ कुछ पावर्स वहाँ के क्राउन के पास है और कुछ कुछ पावर्स उसने पार्लियामेंट के लिए, लोगों के लिए दे दी, जो अपनी जनता से चुन के आएंगे और पार्लियामेंट में बैठेंगे और अपने कामों को करवाएंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि जो रिपब्लिक है वो क्या है। अब समझिए, अब देखिए रिपब्लिक, रिपब्लिक में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिपब्लिक की वो देखिए आप। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए रिपब्लिक की। हाउस, हेड ऑफ स्टेट, HOS का मतलब है यहाँ हेड, हेड ऑफ स्टेट कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। अगर किसी के पास ये सब चीजें हैं तो वो रिपब्लिक हो सकता है, और अगर ये चीजें नहीं है, एक भी मिस है इसमें से, तो वो रिपब्लिक नहीं हो सकता। वो अपने आप को रिपब्लिक नहीं कह सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ब्रिटेन अपने आप को रिपब्लिक नहीं कह सकता, समझे? तो हाउस ऑफ स्टेट का क्या होगा? इलेक्शन होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। यूएस क्या कहेंगे? रिपब्लिक कहेंगे, क्योंकि उसके हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन हो रहा है सीधा जनता के द्वारा। ठीक, सेकंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है रिपब्लिक का, कि नो प्रिविलेज क्लास,
कोई प्रिविलेज किसी क्लास को नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में अभी आप उसके HOL में देखें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ सीटें, सम सीट्स रिजर्व रहती है किसके लिए? कुछ बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े खानदान के लोगों के लिए, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कुछ लैंडलॉर्ड के लिए, कुछ पोप यानी कि जो उनके रिलीजियस धर्मगुरु होते, धर्मगुरुओं के लिए। तो आप पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं, उसे रिपब्लिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें स्पेशल क्लास है, प्रिविलेज है कुछ लोगों के पास। और वो प्रिविलेज कहीं ना कहीं इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन आप उसमें कुछ कह सकते हो जरूर। पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल, वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक हेरिडिटी में आता है, तो बाकी का क्या है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। कैसे हैं? खुले हुए हैं। तो रिपब्लिक की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझे। और तीसरी क्या? पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल, सबके लिए खुले हुए हैं। कोई IAS बनो, कोई PM बनो, कोई CM बनो, कोई DM बनो, है कोई प्रेसिडेंट बनो, कोई भी बनो, कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। जो इलेक्शन जीत सकता है वो बन सकता है, ठीक। जो जो सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो IAS बन सकता है, IPS बन सकता है। हाँ भाई दोस्तों, तीसरी बात है पॉपुलर सोवर्जिनिटी होगी उसके पास। पॉपुलर सोवर्जिनिटी को कहते हैं हम क्या? पॉपुलर सोवर्जिनिटी होती है जिसमें मैंने आपको एक लाइन में बताया था कि S1 = S2 है। जितनी पावर S1 के पास है उतनी पावर S2 के पास है। यानी कि वो अपने सारे फैसले, कौन से फैसले, इंटरनली हो या फिर किसी के साथ, विदेशी के साथ कोई रिलेशन मेंटेन करना हो, कोई पैक्ट करना हो, कोई बात करनी हो, वो उसके खुद के फैसले होंगे। वो किसी के दबाव में कोई फैसले नहीं लेगा, किसी के प्रेशर में कोई काम नहीं करेगा। इसलिए उसे क्या कहा गया? ये रिपब्लिक की टर्म एंड कंडीशन से फीचर्स है। क्या होगा? इलेक्टेड होगा, नो प्रिविलेज क्लास होगा, पब्लिक ऑफिस सबके लिए खुले होंगे और पॉपुलर सोवर्जिनिटी होगी। ये बात थी रिपब्लिक की। रिपब्लिक किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। कई बार वो, यानी कि UPSC में भी ये क्वेश्चन PT में पूछा गया है कि भाई आप ये बताइए रिपब्लिक की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि उसका हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज भी बहुत सारे कंट्री हैं। देखिए अब जो अब होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कैसी? जैसे मैंने बताया कुछ कुछ जो मिक्स मोनार्की है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी शामिल होती है। इसमें आप देखेंगे UK है, आधी पावर क्राउन के पास है, आधी जनता के पास है। ठीक है, क्राउन आज भी कहाँ से आ रहा है? हेरिडिटी से आ रहा है, वंश से आ रहा है, परिवार से आ रहा है, खानदान से आ रहा है। ठीक, उसके बाद ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस के बाद नॉर्वे अगर आज देखा जाए, स्वीडन देखा जाए, डेनमार्क देखा जाए, ग्रीस देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भूटान, थाईलैंड, जापान, आज भी क्या है? ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। आज भी अपने अपने राजाओं को ये झेल रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आज भी ब्रिटेन के क्राउन को अपना क्राउन मानता है। आज भी ब्रिटेन के क्राउन को अपना क्राउन मानता है। ठीक, रिपब्लिक कहाँ कहाँ है? इंडिया में है, USA है और फ्रांस है। आप हमारी पूरी बात समझ गए? रिपब्लिक की कैरेक्टरिस्टिक्स इन जगह मिलती हैं, इस जगह नहीं मिलती हैं। और इस जगह नहीं मिलती हैं तो इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो कहा है, लेकिन ये रिपब्लिक नहीं है। क्या नहीं है भाई? ये रिपब्लिक बिल्कुल नहीं है। ये रिपब्लिक
बिल्कुल नहीं है। आप हमें समझ गए, ये कौन है? ये रिपब्लिक है। अब आप हमारी बात समझिए, टाइम भी हो चुका है। चलिए अब देखिए, अब आप फॉर्मल सेंस रिपब्लिक की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ थोड़े से डिबेट है यहाँ जो हमें आपको आज बात करनी है, जिसपे पहला, ये तो है पॉपुलर सॉवर्जिनिटी भी है, नो प्रिविलेज क्लास भी है, पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल है। तो इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। लेकिन इन दो चीज़ों पर अगर अभी आपको बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे कुछ चीज़ों को। क्या है सब्सटेंसिव सेंस? क्या कहता है तात्विक? क्या कहता है कि रियल में ये चीज़ें दिखती हैं या नहीं दिखती हैं? जैसे पॉलिटिक्स कैसी है आज भी? अगर आप इंडिया के सारे सीएम को देखा जाए, इंडिया में जितने भी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक पार्टी के जो पर्सन था उसकी फैमिली से आए हुए हैं। आज भी प्रजा अपने आप को प्रजा ही मानती है। आप देखेंगे, आप समझदार हैं, आम आदमी को तो कम से कम दिखता ही है। अगर छोटे बच्चे हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आएगी, लेकिन हर आदमी को तो ये दिखता है कि एक ही परिवार के लोग हमेशा सीएम बनते हैं। सीएम का बेटा सीएम, हम ये नहीं कह रहे कि वो सीएम बनने लायक नहीं था, उसके पास तो एक तरह से ट्रेनिंग भी थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है। देखा गया नहीं देखा गया? बिल्कुल देखा गया। ठीक, आज भी लोग अपने आप को प्रजा ही मान के चल रहे हैं, अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं, ये समझा ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। ठीक, जुडिशरी में आप देखें, आज भी 52% लोग हायर जुडिशरी में, हायर जुडिशरी का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो 52% जजेज आज भी किसी परिवार से बिलोंग करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखिए, वर्ल्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई जुडिशरी नहीं है जहां जज ही जज को अपॉइंट करते हो। इंडिया में ऐसा है, तो फिर वो किसे करेंगे? अपने परिवार के लोगों को करेंगे, अपने लोगों को करेंगे। आप चेक कर लेंगे, लगभग 52% लोग आज भी एक ही परिवार के, मतलब उनके पिता, उनके पापा जी थे तो उनका बेटा भी हो गया, अब उनका बेटा है तो उनका बेटा भी होगा, क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इस पर किसकी कमांड है? पूरी जुडिशरी की कमांड है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तीसरी बात देखें आप इसमें, सोसाइटी। सोसाइटी में देखें कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में आप क्या देखते हैं? आज भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है। ठीक, किसी जाति या किसी धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब कौन है, और किसे बेसिक नीड है उसकी नीड पूरी करी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो जो कास्ट ऊंची है वो ऊंची है, और जो नीची है वो नीची है। तो आज भी अगर आप देखें तो इनमें ये चीजें गड़बड़ हैं, इन पे अभी हमें काम करने की जरूरत है, या नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। ठीक, ठीक भाई। तो चलिए आप मुझे बताइएगा कि आज के जो टॉपिक था वो कैसा लगा, और प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाकई आपको इसकी समझ थी, या आज समझ कुछ ज़्यादा अच्छी हुई है, क्लियर हुई है। जो जितने कन्फ्यूजन थे, जितने डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हुए कि इंडिपेंडेंस हम किसे कह रहे हैं और रिपब्लिक किसे कह रहे हैं। ठीक, डोमिनियन क्या होता है, प्रोटेक्टरेट क्या होता है, सॉवर्जिनिटी क्या होती है, और कॉलोनी क्या होती है, ये भी आप मेरे ख्याल से
अच्छे से मेरी बात को समझे होंगे। और चलिए, आज का टॉपिक एंड, और टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब जो नया टॉपिक कोई लेके आएंगे, हम बहुत जल्दी लेके आने वाले कुछ ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे जिससे स्टूडेंट के साथ साथ आम लोगों को भी उसका एक प्रॉफिट हो। आम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसे भी पता लगना चाहिए देश में क्या हो रहा है। ठीक, वो रटी रटाई बातों पर ध्यान ना दे। तब आदमी सही एनालिसिस कर पाता है जब उसके खुद के अपने व्यूज होते हैं, खुद के अपने लॉजिक होते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।